हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी, उसमें एग्ज़ाम में आने वाले मोस्ट पावरफुल क्वेश्चंस जो कि कई बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसमें पहला टॉपिक है, वो है राजनीतिक कारण। राजनीतिक राजनीतिक कारण में उसमें कम से कम 10 ऐसे हैं क्वेश्चन जो कई बार इसमें तोड़-मरोड़ कर एग्ज़ाम में, जो बड़े-बड़े एग्ज़ाम हैं आरएस, आईपीएस, उसमें पूछे गया। अगर दोस्तों 10 इसमें क्वेश्चंस है, उसके आप कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस बना सकते हो। काफ़ी आपको इससे हेल्प मिलेगी। मेरा मानना है, आपने ये टॉपिक कवर कर दिया तो आपका काफ़ी इससे बेस सुधर जाएगा। राजनीतिक कारण में पहला क्वेश्चन है, डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत 17 1858 जैतपुर, संबलपुर, बघाट 1855, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854 आदि राज्यों पर कब्जा करना। आप इसका क्वेश्चंस आंसर अपनी बुक लेकर बैठो और बनाओ। पहले वीडियो देख लो या वीडियो को डाउनलोड कर लो, और अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं पीडीएफ फाइल आपको दे दूँगा, ठीक है, टेलीग्राम पर। मैंने भी टेलीग्राम का चैनल मेरा अभी बना नहीं है, बना के मैं वहाँ पर अपलोड कर दूँगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बाद में बघाट और उदयपुर पर किए गए अधिकार को रद्द करना और उसे पुनः वहाँ के शासकों को लौटा दिया गया था। जब उदयपुर और बघाट पर जो शासन किया था, कब किया था? 1850 और 1858 और 1855 बघाट वगैरह वहाँ, तो वहाँ पर जो उन्होंने शासन किया था, वहाँ पर उन्होंने अधिकार किया था, वो उनको वापस पुनः लौटा दिया गया था। ये क्वेश्चंस आप इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आप बना सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। अगर हम आगे चलते हैं तो सर जेम्स आउटम्स जो 1854 से अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था। ब्रिटिश का रेजिडेंट कौन था 1854? वो सब आप इस तरह से क्वेश्चंस बना लेना, ठीक है। मैं जल्दी पढ़ के आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सर जेम्स आउटम जो कि 1854 के अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था, की रिपोर्ट के आधार पर अवध का विलय कर लिया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद है, अवध के विलय के बाद वहाँ का रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस को बनाया गया था, ठीक है। अवध के विलय के बाद वहाँ का रेजिडेंट किसे बनाया गया था? तो हेनरी लॉरेंस को, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अब्दुल होजी ने कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के राजा की उपाधि समाप्त कर दी और 1851 में अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके दंतक पुत्र नाना साहेब धांधु पंडित को पेंशन देने से इनकार कर दिया। आगे है, मुगल शासक के उत्तराधिकारी के रूप में फकीरुद्दीन को मान्यता, किंतु उसकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के पद, पेंशन आदि सम्मानों पर रोक लगाना। 1856 की घोषणा के अनुसार बहादुर शाह के उत्तराधिकारी सम्राटों के बदले शहजादों के नाम से जाने जाएंगे। हमने पहला जो टॉपिक था राजनीतिक कारण, ये हमने पूरा कर लिया। आप उसको अपने नोटबुक में लिखकर इससे कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन बना लेगा। और अगर आप जब भी उसको याद करो तो एक कहानी की वाइज आप उनको याद करना, ताकि आपको ऐसा याद होगा कि ये प्रश्न कभी आप भूलोगे नहीं। कहानी की तरह आप अगर कोई भी क्वेश्चंस याद करोगे, ऐसे ही क्वेश्चंस, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, कभी आप नहीं भूलोगे। अगर एग्ज़ाम में आ गया 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। भले आपको पूरी तरह याद है या नहीं है, लेकिन एक बार इसको 10 बार कहानी की तरह एक बार पढ़ लेना और आप लिख लेना, नोट भी कर लेना, ठीक है। आगे है फिर सैन्य कारण। अब सैन्य कारण क्या था, ठीक है। अब देखते हैं, भारतीय और अंग्रेज़ों में सैनिकों का अनुपात 5:1 था। उनके वेतनमान एवं पदोन्नति में भेदभाव तथा योग्यता के बावजूद वे अधिकतम सूबेदार पद तक ही जा सकते थे, ठीक है। 1856 में कैनिंग के समय सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा सैनिकों को किसी भी स्थान पर समुद्र पार भी जाने की आज्ञा दी गई, जो उनकी सामाजिक धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ थी। सैनिकों को अब पत्र व्यवहार के लिए भी डाक टिकट लगाना
पड़ता था। मतलब पहले क्या था कि स्टार्टिंग में सैनिकों को कोई डाक टिकट वगैरह नहीं करना पड़ता था, वो फ्री था पूरा। फिर उनमें स्टम्प पन्ना भी लगाना पड़ा। मतलब बहुत सारी, आप विस्तार के साथ इसको टॉपिक को पढ़ोगे तो है, लेकिन मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी इसमें इस PDF में है, तो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल बन सकते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है दोस्तों, सामाजिक, फिर अगला टॉपिक है सामाजिक, धार्मिक व प्रशासनिक कारण। आपने 11वीं और 12वीं क्लास में यह टॉपिक पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा। ठीक है, और वापिस अब देख लो। भारतीयों को ईसाई मिशनरियों के कार्यों एवं उनके ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा एवं प्रोत्साहन के कारण भी था। सरकार द्वारा शुरू किए गए समाज सुधार और मानवतावादी कार्य जैसे कि सती प्रथा की समाप्ति 18 और सती प्रथा की समाप्ति कब हुई थी, ये भी कई बार एग्ज़ाम में आया हुआ है, SSC वगैरह एग्ज़ाम में। और मैंने एक एग्ज़ाम दिया था उसका पोस्ट में बाबू का, उसमें ये आया था क्वेश्चन। ठीक है, तो सती प्रथा की समाप्ति 1829 में और विधवा पुनर्विवाह का वैधिकरण, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार इत्यादि के कारण रूढ़िवादी एवं सनातनी लोगों की नाराजगी, मंदिरों, धार्मिक संस्थानों, मस्जिदों इत्यादि की जमीनों पर कर लगाने की सरकार की नीति से असंतोष, यह 1857 की सामाजिक, धार्मिक व प्रशासनिक कारण है। यह कितने कारण है? 3। 1857 में सामाजिक, धार्मिक व प्रशासनिक कारणों पर प्रकाश डालिए। RS, IPS ऐसे क्वेश्चंस, बहुत ही साधारण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि हम बरोबर से ढंग से देखे भी नहीं आते हैं। तो देख लो, बड़े बड़े क्वेश्चन भी बनाना, और सब मतलब जब भी आप पढ़ो तब दिल खोलकर पढ़ो भाई। ठीक है, और तन मन धन के साथ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं, और कोशिश करने वालों की हार नहीं है। ठीक है ना, अगर आपने ठान लिया है कि गवर्नमेंट जॉब लेना है तो बस लेना है, फिर आपको पीछे नहीं बिल्कुल देखना ही नहीं है। फिर अगला है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण में है इम्पोर्टेंट है भाई, जनवरी 1857 में अंग्रेजों के द्वारा नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग करना, जिसमें कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी से निर्मित का प्रयोग करना। मतलब क्या था कि पहले जो कारतूस आते थे उनको खोलने के लिए कोई मतलब दांतों का प्रयोग करते, जैसे कि हम भी कभी कोई ऐसी चीज़ होती है उनको खोलने के लिए दांतों का प्रयोग करते हैं। तो उनको वो खोलने के लिए ज़्यादातर जो सैनिक फौजी थे ना, वो दांतों का प्रयोग करते थे, मतलब दांतों से खोलते थे। तो उसमें क्या है कि गाय और सूअर की चर्बी से वो बना हुआ था। तो कारतूसों की राइफल में भरने से पहले उसकी सबीदार भाग को दांत से काटना होता था, जिससे सिपाहियों के अंदर असंतोष की भावना पैदा हुई, और इस राइफल के प्रयोग से प्रशिक्षण दमदम, सियालकोट, अंबाला में दिया जाता था, मतलब वहाँ दिया जाता था वो। ठीक है, फिर अगला टॉपिक है 1857 क्रांति के विद्रोह का आरंभ व प्रसार। 23 जनवरी 1857 में दमदम के सैनिकों ने कारतूसों को अस्वीकार किया। ठीक है, और अभी मोस्ट पावरफुल क्वेश्चंस और अभी आने वाले हैं कि 26 फरवरी 1857 में बहरामपुर की 19 नेटिव इन्फैंट्री के सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। इस समय यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मिशेल था। 24 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34 नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया, और उसने कमांडिंग ऑफिसर जनरल यरेस के सहयोगी लेफ्टिनेंट बैग को पूरी तरह से घायल कर दिया। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 में मृत्युदंड दिया गया और इन्फैंट्री को समाप्त कर दिया। मंगल पांडे एक शेर था, रियली में बहुत शेर था, और उसने ज़बरदस्त यह कारनामा किया था। उसकी वजह से इनकी वो इन्फैंट्री को समाप्त करना पड़ा। ठीक है, और उसकी मृत्यु कब हुई थी मंगल पांडे की? 8 अप्रैल 1857 को। ठीक है,
उनकी मृत्युदंड दिया गया था, ठीक है, फांसी पर लटका दिया। फिर है 24 अप्रैल 1857 को 3 नेटिव इन्फेंट्री को 90 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और 9 मई को इनमें से 85 लोगों को 10 साल की सजा सुनाई गई। फिर है लखनऊ की 7 अवध रेजिमेंट ने 2 मई 1857 को विद्रोह किया, जिससे बाद में समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है 10 मई को मेरठ के कई सैनिक रेजिमेंट ने बगावत कर दी और अपने कई साथियों को कैद से छुड़ा लिया। शीघ्र ही 11 या 20 नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने इसके साथ मिलकर विद्रोह में भाग लेते हुए कुछ अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या जिसमें 11 नेटिव इन्फेंट्री का कर्नल फिनिश भी था, करके दिल्ली तरफ चले गए। ये दोस्तों देख लो, मतलब कि वो पूरी रणनीति है, आपको लिख लेना और थोड़े दिन बाद मैं इसकी PDF दे दूंगा, तो विस्तार के साथ आप इसको पढ़ना, प्रिंट भी करा देना और कहानी की तरह इसको पढ़ना, सरल भाषा में आपको याद हो जाएगा। मेरठ का कमांडिंग ऑफिसर जनरल हैविट विद्रोहियों को समझाने में असफल रहा। 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों का दिल्ली में आगमन हुआ और बहादुर शाह ने द्वितीय को भारत का बादशाह घोषित किया और दिल्ली के शास्त्री नगर का अधिकारी लेफ्टिनेंट विलोबी था, जिसे हराकर सैनिकों ने शस्त्र लूटे और कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर को मार दिया गया। पंजाब के कुछ स्थानों पर विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन पंजाब के मुख्य आयुक्त सर जॉन लॉरेंस द्वारा शीघ्र दबा दिया गया। उन्होंने पूरे विद्रोह काल में पंजाब में शांति बनाए रखी। इस तरह सिख सेना ने विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अंडरलाइन पॉइंट है दोस्तों, याद करना, इसको बरोबर पढ़ना। इन विद्रोह में हैदराबाद के निजाम सलारजंग, ग्वालियर के सिंधिया तथा जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इन राजाओं तथा नवाबों से संतुष्ट कैनिंग ने कहा कि यह हमारे लिए तरंग रोधी साबित हुई, नहीं तो 1857 का तूफान हमें बहा ले जाता। इन राजाओं तथा नवाबों से संतुष्ट कैनिंग ने कहा कि ये हमारे लिए तरंग रोधी साबित हुए, नहीं तो 1857 का तूफान हमें बहा ले जाता। विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्र और उसके नेता व दमन दिल्ली टॉपिक है, तो इसके नेतृत्व में बहादुर शाह में द्वितीय मनोनीत नेता एवं जनरल खपत खान, बरेली में ब्रिटिश सेना का सूबेदार और दिल्ली में विद्रोह सैनिकों का नेतृत्व ने किया। जनरल जॉन निकलसन ने दिसंबर 1857 में दिल्ली पर पूर्ण अधिकार कर लिया, लेकिन युद्ध में लगे घावों के कारण वह मर गया। ठीक है, लेफ्टिनेंट हडसन से सम्राट के उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी और बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया। कानपुर, इसका नेतृत्व नाना साहेब दादू पंडित और राव साहब नाना का भतीजा ने किया। कानपुर का नेतृत्व किसने किया? ठीक है, यहाँ अंग्रेजों को सर हुर्ज व्हीलर के नेतृत्व में शिकस्त मिली, जिसने 27 जून को नाना के समक्ष इलाहाबाद में आत्मसमर्पण किया और 27 जून को अंग्रेजों पुरुषों की हत्या कर दी गई। यह 15 जुलाई को सभी अंग्रेज स्त्री या बच्चों की कुछ समय कैद के बाद हत्या कर दी गई। 17 जुलाई में जनरल हैवलॉन्ग ने नाना को हराकर कानपुर पर पूर्ण अधिकार कर लिया। ब्रिगेडियर जनरल नील ने कई भारतीयों को मारकर 27 जून की घटना का बदला लिया। नवंबर 1857 में तात्या टोपे के अधीन ग्वालियर की विद्रोही टुकड़ी ने कानपुर पर अधिकार किया और तथा
दिसंबर 1857 में सर कॉलोनी कैंपबेल ने कानपुर पर निर्णायक अधिकार कर लिया। वहाँ अगस्त 1857 में भारतीय सेना का कमांडर इन चीफ बना। दोस्तों अगला पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। वीडियो ज़्यादा हो रही है लंबी, तो नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। आप तब तक इन नोट्स को अपनी बुक में नोट कर लेना और उसको याद करना। अगला वीडियो में नेक्स्ट बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अच्छी वीडियो और आपको PDF फाइल भी थोड़े दिन में टेलीग्राम पर डाल दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।